आज है 14 मार्च और आज हम कल के प्रश्नों का रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि आज कुछ और चीज़ बतानी है। आप लोगों को रिवीजन करना हो तो कल वाली वीडियो से कर लेना। चलिए तो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना हेतु निम्नलिखित में से किस वैश्विक मंच के साथ समझौता किया गया है? पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और चौथा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका जो सही उत्तर है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। समझ लेते हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो है कोलोग्नी यानी स्विट्जरलैंड में। और जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना 1944 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय वो है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जो वर्ल्ड बैंक है ना, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि असल में ना वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना 1944 में लिखा है, इसमें वर्ल्ड बैंक की 5 संस्थाएं हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की 5 संस्थाएं हैं। कौन सी? IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। ठीक है, ये 5 संस्थाएं। ये जो IBRD है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसको ही मुख्य संस्था के तौर पर माना जाता है। ठीक है, और ये एक और बात समझ लेना कि ये 1944 की बात है जब एक सम्मेलन हुआ था जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। इसमें 2 संस्थाएं बनी थीं जिन्हें ट्विन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विन। क्या क्या है वो? IMF और IBRD। इसके बाद में 1947 में एक और संस्था बनी थी जिसको गेट कहा जाता है, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, और इसका नामकरण 1995 में WTO कर दिया गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब 25 अक्टूबर 1944 को UNO की स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था ना, अभी जो बताया है, उसमें 44 देश थे। और इसका जो आयोजन किया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का, वो किया गया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना, वो खत्म होने वाला था और उससे बाहर निकालने के लिए पूरी दुनिया को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसी में उन संस्थाओं का गठन किया गया था। ठीक है, क्योंकि 1929 की आर्थिक मंदी से दुनिया बाहर निकल भी नहीं पाई थी सही से, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उसे फिर से एक आर्थिक मंदी की ओर धकेल दिया था। इसलिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये कहाँ हुआ था? USA में। जगह कौन सी है? न्यू हैम्पशायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता किया गया है? IIT कानपुर, IIT मुंबई, IISc बेंगलोर या इसरो? उत्तर है इसका IISc बेंगलोर। देखिए, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स, यानी कि ICED। ठीक है, वैश्विक संस्थानों के बराबर क्षमता और विशेषज्ञता विकसित करने और बांध सुरक्षा में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ICED यानी कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स का निर्माण प्रस्तावित हुआ है। ICED भारतीय और विदेशी बांध मालिकों के लिए जांच, मॉडलिंग, अनुसंधान और नवाचारों और तकनीकी सहायता सेवाओं में विशेष तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगा। आगे बढ़ जाते हैं। जो अगला प्रश्न है उसे समझते हैं कि हाल ही में AS राजीव कुमार को CBC में सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है। अब निम्नलिखित विकल्पों में से बताएं कि सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल? सोचो जल्दी से, कितने साल होगा? मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग गलत होंगे क्योंकि इसका जो कार्यकाल है वो होता है 4 साल। समझ लेते हैं। इसकी स्थापना 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर बनी जो संथानम समिति थी उसकी सिफारिशों के आधार पर की गई है और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में पारित किया गया था और एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा 2 अन्य स्वतंत्र सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है यह अधिनियम। सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। वो अगर कोई अधिकारी अगर 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो तब तक होगा, या तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या फिर उसने अपना जो काम है वो 4 साल कर लिया हो, सेवा दे ली हो। आगे समझते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु चलाया है? असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या उड़ीसा? किसकी सरकार ने चलाया है? ये चलाया है जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यह ऑपरेशन बड़े पैमाने पर हो रही पशुधन की अवैध तस्करी को रोकने हेतु चलाया गया है तथा इसका मुख्य उद्देश्य इसके पीछे कार्यरत गिरोह को उजागर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक संघ समिति के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? बबीता फोगाट, देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक या इनमें से कोई नहीं? तो देवेंद्र झाझरिया को चुना गया है और इन्होंने दीपा मलिक का स्थान लिया है, ये याद रखना। समझ लेते हैं आगे कि देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। देवेंद्र झाझरिया 2 बार पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, इन्होंने दीपा मलिक का स्थान लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? लिएंडर पेस और चिराग शेट्टी, सुनील छेत्री और सात्विक साईराज, निखत जरीन और यशस्वी जायसवाल और सात्विक साईराज रेड्डी, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी? उत्तर यही सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सर्विसेज ने किसे हराकर 7वीं बार, कितनी बार? 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? पंजाब है, हरियाणा है, कर्नाटक है या गोवा है? इसका उत्तर है गोवा। 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में सर्विसेज ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी फाइनल में गोवा को 1-0 से हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है। ओके, ये फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना। आगे बढ़ते। 11 मार्च 2024 को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इसे क्या नाम दिया गया है? मिशन प्रक्षेपास्त्र, मिशन पिनाका, मिशन दिव्यास्त्र या इनमें से कोई नहीं? तो मिशन दिव्यास्त्र। भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी के साथ देश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल को सोमवार को सफल परीक्षण किया और अग्नि 5 मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर है। MIRV टेक्नोलॉजी क्या है ये देखिए। इस पूरे प्रोजेक्ट को जो देखिए, पहले ये देख लीजिए कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV उस तकनीक को कहते हैं जिसमें किसी मिसाइल में एक ही बार में एक से अधिक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है। ठीक है, ये याद रखना। भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन के पास MIRV तकनीक है, ये चीज याद रखना। और इस प्रोजेक्ट को जो लीड किया है वो सीना रानी ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज का याद रखना क्योंकि ये काफी चर्चा में बनी हुई है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश 2028 तक 1 मिलियन यानी कि 10 लाख प्रतिवर्ष हाइड्रोजन का मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। निम्नलिखित में से बताएं कि इस मिशन हेतु किसे नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है? यूपीडा, यूपीनेडा, जेबडा या बीडा? तो इसका उत्तर है यूपीनेडा। और यूपीनेडा की जो स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी, याद रखना। लोअर पीसीएस 2016 में प्रश्न पूछा गया है। देखो, मेरे द्वारा जो भी फैक्ट रखे जाते हैं ना उनको सीरियसली होके याद करा कीजिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न होते हैं। ये चीज़ याद रखना। कोई भी चीज़ ऐसे ही लाके नहीं रख रहा हूँ, इस पर काफ़ी रिसर्च के साथ रख रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की हाइड्रोजन नीति की नोडल एजेंसी यूपीनेडा है। ओके, चलिए। भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको और समझ लीजिए कि वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के साथ साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। इसके अतिरिक्त इसके परिणाम स्वरूप जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की शुद्ध कमी के साथ साथ वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मीट्रिक टन की कमी लाने का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। हाल ही में किसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हंसराज गंगाराम, किशोर मकवाना, इकबाल सिंह लालपुरा या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है किशोर मकवाना। ठीक है, अब जो हंसराज गंगाराम है ये किसके हैं? ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। और इकबाल सिंह लालपुरा हैं जो ये किसके हैं? ये माइनॉरिटी आयोग के अध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, देख लीजिए। किशोर मकवाना को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा हंसराज गंगाराम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। NCSC यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एक संवैधानिक निकाय है, याद रखना, जिसकी स्थापना शोषण के खिलाफ अनुसूचित जातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। NCSC को और अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। NCSC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। थोड़ा और अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इस विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, इतनी बात। लेकिन
65वां संविधान संशोधन आया 1990 में, और संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1990 में जो हुआ था, अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। और संशोधन क्या किया गया कि जो एक आयुक्त चुना जाता था ना, जो एक आयुक्त चुना जाता था, उसकी जगह पर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, बहुसदस्यीय बना दिया गया, ये चीज याद रखना। फिर आता है 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में आया। अनुच्छेद 338 में अब क्या किया गया, इसमें क्या किया गया कि जो आयोग था ना, उसको दो भागों में बांट दिया। अनुसूचित जाति आयोग के लिए अलग कर दिया और अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए अलग कर दिया। यानी कि अनुच्छेद 338 में संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग के वर्ष 2004 में दो अलग अलग आयोगों में बदल दिया गया। ये चीज याद रखना। 65वां संविधान संशोधन याद रखना और 89वां संविधान संशोधन याद रखना। आगे बढ़ते हैं अब। हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया है। यह अधिनियम कब अधिसूचित किया गया था? 2018, 19, 20 या 21? उत्तर है इसका 2019। ये चीज़ याद रखना। इस अधिनियम को 2019 में अधिसूचित किया गया था। और एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि इस अधिनियम को लेकर ना काफ़ी चर्चा बनी हुई है। इस पर एक डीप एनालिसिस लेके आने वाले हैं हम, आज ही आएगी। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। इसके लिए बहुत ही मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आपको कि इस वीडियो को आपको जरूर देखना है और एक बार ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या और इसके सारे पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे हम। जितना आपने आज तक इंटरनेट पर जितनी वीडियो, जितनी रिसर्च, कुछ भी पढ़ा होगा आपने, उन सबको पढ़ने के बावजूद आज आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो आज का जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में लचित बोरफुकन की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलर का उद्घाटन किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रश्न ये है कि किस स्थान पर है ये स्टैचू ऑफ वेलर, किस स्थान पर है? हिमाचल प्रदेश में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है या सिक्किम में है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुछ लोग नीचे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है और उनका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दिया कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखते हो ना, ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाती है। और आज आगे और बढ़ते हैं, जो टेस्ट के बारे में बताता हूँ, फिर मैं चीज़ समझाता हूँ एक कि जो कल का क्वेश्चन था ना कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो वो वाराणसी में किया जा रहा है। वाराणसी में किया जा रहा है। अब ये देख लीजिए, ये चीज देखिए कि जो टेस्ट है वो हर थर्सडे और हर संडे को होना है। यानी हम जो वीक में करंट अफेयर पढ़ेंगे उसका टेस्ट कंडक्ट होना ही होना है। ये चीज याद रखिए, हर थर्सडे को होना है और हर संडे को होना है। शाम को 7:30 बजे होना है। दो चीज समझ में आई आप लोगों को। अब एक और चीज याद रखना कि इसमें ना जो रैंकिंग आएगी उस रैंक को निर्धारित जो आएगी रैंकिंग, उसका अनाउंस किया जाएगा कि किसने क्या रैंक प्राप्त की है। ये चीज याद रखना। ये यूट्यूब पर ही करेंगे हम, यहीं पर, ठीक है। और इसको आपको जरूर ज्वाइन करना है। इन टेस्ट को टेलीग्राम में है, टेलीग्राम में होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसके कमेंट बॉक्स में देखिए वीडियो के, आपको मिल जाएगा इसका लिंक। और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होगा। और ये जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं करंट अफेयर का, ये अभी नहीं, ये आगे चलने वाला है। ये चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, ये सबके लिए लाभदायक है और आगे चलने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।